गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के संस्कृत के सिलेबस में ग्रामर पोर्शन चल रहा है। कल के क्लास में प्रत्यय जो है उसमें स्त्री प्रत्यय का डिस्कशन हो चुका है और इससे पहले जो आपका माहेश्वर सूत्र है, उच्चारण स्थान है, संधि, कारक, समास, ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो जो ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो, वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। और जैसे कि प्रत्यय चल रहा है तो प्रत्यय में आपका कृदंत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय ये कंप्लीट हो चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रत्यय से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर के जितने भी पोर्शन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, किसी भी पार्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपका शब्द रूप धातु रूप ही क्यों ना हो, या आपका कारक हो, संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम तो उसमें इतना नहीं पढ़ना होता है, लेकिन जितना कारक का इंपॉर्टेंस है, कारक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि कारक से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। आपको अनसीन पैसेज में कारक का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पैराग्राफ में आपको अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कौन से कारक है या कारक के कौन से चिन्ह है। या फिर सूत्र से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये नांग विकारा सूत्र किस विभक्ति से है। आपसे विभक्ति से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारक के सूत्र से भी पूछा जा सकता है, या ऐसे अनसीन पैसेज देकर अंडरलाइन करके ग्रामर का कोई भी पोर्शन पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे मूल धातु भी पूछा जा सकता है कि कोई शब्द दिया हुआ है, शब्द जैसे कि गच्छति, गम, ये सब तो क्या बहुत इजी है। कभी कभी जैसे स्पृशति दे दिया, ददाति दे दिया, तो उससे आपको मूल धातु भी पूछा जा सकता है। तो ग्रामर का क्या है कि जैसे कि हम लोग जीएस और जीके पढ़ते हैं कि जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। जीएस में क्या होता है कि आप जितना पढ़िए, ऐसा नहीं है कि जीएस कोई टॉपिक को लिमिटेड किया गया कि आपको इतना ही पढ़ना है। जीएस का कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप जब से पढ़ाई स्टार्ट किए जीएस तभी से माना जाता है। अब 1 2 3 4 5 6 कभी से भी मान सकते हैं कि आपका वो पोर्शन जीएस में आता है, तभी तो बोला जाता है एनसीईआरटी फॉलो करने। तो आप ग्रामर हुआ, और ग्रामर जितना आपका स्ट्रांग होगा, लिटरेचर अपने आप इजीली आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ग्रामर नहीं पता है और कोई श्लोक आ गया है तो आप श्लोक समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से पूछा गया है। अगर आपको ग्रामर का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप समझ सकते हैं। वैसे मैक्सिमम लोगों का लगता है ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, जिन लोगों ने भी संस्कृत लिया है। ग्रामर स्ट्रांग होगा तभी आपने संस्कृत ऑप्शनल में रखा है। तो आप क्या कीजिए, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई सोर्स मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वो सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए। जितना भी ग्रामर पोर्शन है, हार्डली उसमें 10 वीडियोस ग्रामर का होगा, 30 वीडियोस में 10 ग्रामर का होगा, बाकी के 20 जो हैं वो आपके जो संस्कृत भाषा का जो है उद्भव और विकास है, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, वो सब है। तो 10 पोर्शन को भी आप 10 वीडियोस भी अगर आप रेगुलरली देख लेते हैं बिफोर योर एग्जाम, तो आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। और जो प्रत्यय है, प्रत्यय में आपको क्या है, इसको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री प्रत्यय हुआ, तद्धित प्रत्यय हुआ, कृदंत प्रत्यय हुआ, उसमें बहुत सारे प्रत्यय हैं। कोई एक प्रत्यय नहीं है कि एक दो आप पढ़ लिए, कम से कम एटलीस्ट 10 to 20 तो प्रत्यय आपको पढ़ के जाना ही है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले कृदंत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो हम लोग तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय शब्दों में जिन प्रत्ययों का योग करने से जो शब्द विशिष्ट अर्थ के बोधक होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उनसे बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं। तो कौन कौन से शब्द के साथ? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, ये जो शब्द होते हैं संज्ञा वाले, सर्वनाम वाले, विशेषण वाले और अव्यय शब्दों में जिन प्रत्ययों का योग, मतलब इनके साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जो शब्द विशिष्ट अर्थ के बोधक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और उनसे बने शब्द तद्धितांत कहे जाते हैं। तद्धित प्रत्यय अनेक है, इसमें क्या है, तद्धित प्रत्यय कोई एक नहीं है। जैसे कि हम लोग समास के भेद पढ़ ले रहे हैं या संधि के भेद पढ़ ले रहे हैं। जैसे हम लोग स्वर संधि पढ़े कि 3 संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर आगे पढ़ते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद है, उसके सूत्र है। लेकिन ऐसा प्रत्यय में नहीं है कि आपको 2 या 3 या 5 6 पढ़ना है, उसमें बहुत सारा है और सबका अपना इंपॉर्टेंस है। आप जितने अच्छे से प्रत्यय को यूज करेंगे, इसका मतलब समझा जाता है कि आप ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं वर्ड पावर होना। आपको वर्ड का नॉलेज है कि इसके साथ ये जोड़ेंगे तो आगे ऐसा बनेगा, एक फॉर्मूला की तरह होता है।
ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय अनेक है और उनमें से एक ही प्रत्यय कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही है, बहुत सारा प्रत्यय है और बहुत सारे प्रत्यय क्या होते हैं, कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं और कई प्रत्यय एक ही अर्थ के बोध होते हैं। जैसे कल आपने पढ़ा था तुमुन, ल्यप, ये सब क्या था, तुमुन जाने के लिए, और उसी को हम लोग चतुर्थी विभक्ति में भी यूज करते हैं। तो प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में भी क्या है, बहुत सारे हैं और कहीं कहीं पे क्या होता है, एक ही के लिए होता है और कहीं कहीं पे क्या होता है, कई प्रत्यय एक ही अर्थ के बोधक होते हैं और कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल अगर देखते हैं, पांडो अपत्यम, अगर पांडो अपत्यम बोलेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, अण प्रत्यय लग रहा है। ठीक है। द्रोणस्य अपत्यम, द्रोण, जैसे कि पांडव अपत्यम बोल रहे हैं तो पांडव हुआ, तो पांडव में कौन सा प्रत्यय, अण प्रत्यय है। द्रोणस्य अपत्यम क्या होगा, द्रोणी, द्रोणी में कौन सा प्रत्यय, इया प्रत्यय है। तो मतलब दोनों का सेम है, दोनों का मतलब क्या है, अपत्य का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, संतान के लिए होता है। तो पांडो अपत्यम पांडवा, इसमें अण प्रत्यय आया। सिमिलरली द्रोणस्य अपत्यम द्रोणी, इसमें इया प्रत्यय आया। मतलब सेम है लेकिन प्रत्यय क्या हम लोग अलग अलग लगा रहे हैं। ठीक है। जहां कृदंत प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय आपने कल पढ़ा था, वो किसके साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़कर ही शब्दों का निर्माण करते हैं। वहीं तद्धित कहाँ पे जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़कर नए शब्दों को बनाते हैं। जैसे द्वितीय अपत्यम, अभी मैंने आपको पांडव बताया, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए द्वितीय अपत्यम, द्वितीय अपत्यम होगा तो इसको क्या शब्द क्या बनेगा, दैत्य। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, नया प्रत्यय लगा है, द्वितीय प्लस नया। ठीक है। यहाँ द्वितीय संज्ञावाचक है, द्वितीय शब्द क्या है, संज्ञा है, और तद्धित किस में लगता है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगता है। तो द्वितीय संज्ञावाचक शब्द से अपत्यार्थ संतान के अर्थ में होता है। अपत्यार्थ का मतलब क्या होता है, जब संतान के बारे में बोल रहे हैं। तो द्वितीय शब्द क्या है, संज्ञावाचक है, अपत्यार्थ शब्द क्या है, संतान के लिए है, और इसमें कौन सा प्रत्यय कौन सा लगा है, न्य प्रत्यय लगा है। न्य तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके क्या बना है, दैत्य। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दैत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आप सोचेंगे कि दैत्य शब्द क्या है, संज्ञा है। अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा में कौन सा प्रत्यय लगता है, तद्धित प्रत्यय लगता है। और इसका मूल शब्द क्या है, दिति है, तो दिति, दिति के साथ नए प्रत्यय लग के क्या बना है, दैत्य बना है। इसका अर्थ क्या होगा, दिति की संतान, जो हम लोग बोलते हैं ना दैत्य राक्षस, तो दिति की जो संतान है उसको क्या, वो क्या कहलाएगा, दैत्य कहलाएगा। ठीक है। तद्धित का अर्थ, अब देखिए तद्धित का अर्थ क्या होता है, तेभ्य प्रयोगेभ्य हिता इति तद्धिता, अर्थात तेभ्य प्रयोगेभ्य हिता, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे प्रत्यय जिनका भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। कौन से प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जिनका भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है, मतलब जिसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए आचार्य पाणिनि इसके बारे में क्या बोलते हैं, पाणिनीय व्याकरण में इनकी संख्या बहुत है। जब आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, पाणिनीय व्याकरण में इसकी संख्या क्या है, बहुत है, किंतु हम यहाँ पे अत्यंत प्रमुख, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही प्रत्यय को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अष्टाध्यायी फॉलो करेंगे तो आप तो फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या है, जो आपका सिलेबस है आपको वही फॉलो करना है और लिमिटेड टाइम में फॉलो करना है। अगर पहले से पता होता है कि संस्कृत रखा जाएगा, पहले तो था नहीं, इससे पहले तो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज जैसे संथाली हो, कुड़ुक कुरमाली, यही था। अगर पता होता है कि संस्कृत, आप संस्कृत का भी ऑप्शनल है, तो लोग पहले से पढ़ रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, जो वैकेंसी है उसमें अब संस्कृत को ऐड किया गया है। फिर भी उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो विद्वान ही कहे जाएंगे, स्कॉलर हैं, पीएचडी है, एमए है या ग्रेजुएशन है संस्कृत में, उन लोग के लिए ये सब कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, आप बहुत इजीली इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग को जो सिलेबस में दिया हुआ उसमें से जो पाणिनि का व्याकरण है उससे से हम लोग को कुछ सिलेक्टेड ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अपत्यार्थक, अब इसमें जो हम लोग को पढ़ना है उसमें अपत्यार्थक और मत्वथर्य। अपत्यार्थक मतलब जब हम लोग किसी, ऊपर में आप पढ़े कि अपत्यार्थक किसके लिए आता है, संतान के लिए आता है।
तो अप्रत्यार्थक में कौन कौन से प्रत्यय हो जाएंगे? अण, इय, ढक और यत। आपने अभी द्रोणी पढ़ा तो द्रोणी में इय प्रत्यय था, पांडव में अण प्रत्यय था। तो अप्रत्यार्थक का जहां पे अर्थ होगा, जहां संतान की बात होगी, तो वहां पे कौन से प्रत्यय आएंगे? अण, इय, ढक और यत। और दूसरा है इसका मत्व अर्थीय, मतुप, इनी, ठन, इतच। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? मतुप, इनी, ठन और इतच। उसके बाद है भावार्थक और कर्मार्थक। भावार्थक में जो भाववाचक संज्ञा होता है, भावार्थक और कर्मार्थक में कौन कौन सा आ जाएगा? मतलब जैसे कोई काम हो रहा है या कोई भाव से रिलेटेड है, तो उसमें कौन कौन सा प्रत्यय आता है? त्व, तल, इमनिच, श्य, अय, वति, कण। ठीक है। इसके बाद आता है समूहार्थक। अगर समूहार्थक है तो कौन कौन सा होगा? अण और तल। संबंध सार्थक और विकारार्थक अगर हुआ तो अण, ढक, अय और मयट। और परिणामार्थक और संख्यावार्थक हुआ तो वतुप, मात्रच, इति, तयप, अयच और अण। और उसके बाद है हितार्थक। अगर हित मतलब कोई काम किसी का हो रहा है, उसके लिए हुआ तो क्षय और यत। नेक्स्ट है अगर क्रिया विशेषण में हुआ तो क्रिया विशेषणार्थक हुआ तो कौन कौन सा प्रत्यय लगता है? तसिल, त्रल, दा, दानोम, थाल, कृत, सुच, धा। और शासिक, अगर शासिक में आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? अण, घय, छ, कन, चिव। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि ये प्रत्यय देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन से आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है। तो एक बार आप देख लीजिए अप्रत्यार्थक में कौन कौन सा आ जाएगा? अण, इय, ढक, यत। मतवर्थीय में कौन सा हो जाएगा? मतुप, इनी, ठन, इतच। अगर आप ऐसे कॉलम बना लेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। भावार्थक और कर्मार्थक में कौन सा हो जाएगा? त्व, तल, इमनिच, श्य, अय, वति, कण। समूहार्थक में कौन सा हो जाएगा? अण और तल। संबंधार्थक और विकारार्थक में क्या हो जाएगा? अण, ठक, अय, मयट। उसी तरीके से आप परिणामार्थक और संख्यार्थक में देखेंगे, इसमें कौन कौन सा हो रहा है? वतुप, मात्रच, इति, तयप, अयच, अण। हितार्थक छ और यत। क्रियार्थक, क्रिया विशेषणार्थक जो क्रिया विशेषण से रिलेटेड है, तसिल, त्रल, दा, दानोम, थाल, कुत्सुच और धा। और शासिक जो लास्ट है उसमें क्या है? अण, घय, छ, किन, चु। तो मैं इसको दोबारा इसलिए बोली कि इसमें आप देखिएगा कुछ कुछ हो रहा है जो एक दूसरे में रिपीटेशन भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि सब नया है। किंतु इससे पूर्व तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग करने पर होने वाली व्याकरण संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख करना उचित होगा। जब भी हम लोग तद्धित प्रत्यय का यूज करेंगे तो उससे पहले कौन सा सूत्र आ रहा है और कहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, ये जानना क्या है? इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अगर आपका सब्जेक्टिव होता, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता, तब आपको इतना डिटेल में जाना होता। लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसा आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपसे शब्द देकर पूछा जा सकता है, जैसे गणपति में देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए तो आपको डिटेल एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहला सूत्र हम देखेंगे। पहला सूत्र क्या है? यदि किसी प्रत्यय में क नीचे हलंत, इय अथवा न की इत संज्ञा हुई हो तो इस शब्द से पहले यह प्रत्यय लगाया जाता है। सूत्र क्या है? कोई भी प्रत्यय में अगर क्या क और इय अथवा न की इत संज्ञा हुई है, मूर्धन्य न की इत संज्ञा हुई है, तो इस शब्द से प्रत्यय जो लगाया जाता है उसके आदि स्वर को वृद्धि आदेश हो जाता है। तो कौन कौन सा? क या इय या न की इत संज्ञा होती है और इस शब्द से यह प्रत्यय लगाया जाता है तो उसके क्या होता है? स्वर को वृद्धि आदेश हो जाता है। जो स्वर वर्ण है उसका क्या हो जाता है? वृद्धि आदेश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे गणपति। ठीक है, गणपति प्लस अण, तो ग और अ मिलके आ हुआ, अ और आ मिलके क्या? वृद्धि हो गया, बढ़ गया एक, तो वृद्धि आदेश हुआ। यहाँ पे क्या है? न है। तो आपको पहले बताया गया कि
अगर क, य और न की इत संज्ञा हुई तो यहाँ पे मूर्धन्य न है, उसकी इत संज्ञा हो रही है, तो अण प्रत्यय लगना इससे क्या हो गया, वृद्धि का आदेश हो गया। तो शब्द क्या बना, गणपति में अगर अण शब्द लगा तो क्या बना, गाणपतम। ठीक है, उसी तरीके से वर्षा, वर्षा शब्द देखिए, उसमें अगर ठक प्रत्यय लग रहा है तो वर्षा का व और अ मिलके क्या वृद्धि आदेश हुआ है, वार्षिक। तो वैसे गणपति में अगर अण लगा है तो यहाँ वृद्धि आदेश हुआ, तो सेम वर्षा में अगर ठक प्रत्यय लग रहा तो व और अ मिलके क्या हो गया, वृद्धि आदेश हुआ है। तो वर्षा से वृद्धि आदेश हो गया, क्या हो गया, व के जगह पे एक मात्रा बढ़ गया है तो वार्षिक हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है तो वार्षिक में ठक प्रत्यय है। ये आपका सूत्र था। सूत्र आपको याद रखना है कि कैसे वृद्धि का आदेश हो रहा है। नेक्स्ट सूत्र है आपका स्वर अथवा य के आरंभ होने वाले प्रत्यय। स्वर अथवा य से मतलब कोई स्वर व्यंजन हो या य से जो प्रत्यय आरंभ हो रहा है, यदि प्रयुक्त हुए हो तो उन प्रत्ययों से पहले शब्दों के अंत में स्थित अ, आ, ई और ई का लोप हो जाता है तथा उ और उ को गुण ओ हो जाता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, स्वर अथवा य की य से आरंभ, कोई स्वर वर्ण से आरंभ हो रहा है या य से आरंभ हो रहा है, तो वैसे प्रत्यय में क्या होगा, प्रयुक्त हुए उन प्रत्ययों से पहले, जैसे कि आप दक्ष में देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, स्वर। तो य में क्या है, स्वर वर्ण है। स्वर अथवा य से आरंभ होने वाले प्रत्यय, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रत्यय की बात कर रहे हैं, स्वर अथवा य से आरंभ होने वाले प्रत्यय यदि प्रयुक्त हो तो उन प्रत्ययों से पहले शब्दों के अंत में स्थित अ, आ, दीर्घई, ह्रस्वी का लोप हो जाता है। क्या क्या, अ, आ अगर होता है और ह्रस्वी और दीर्घ ई होता है तो उनका लोप हो जाता है तथा उ और उ को गुण ओ हो जाता है। जो उ होता है, हर्ष उ और दीर्घ उ का क्या हो जाता है, गुण का ओ हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, दक्ष प्लस इया, तो दक्ष में क्या है, अ का वृद्धि होके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और उसके बाद दाक्ष से अलोप होके क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दाक्षी। समझ गए, मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसी तरीके से आप देखिए शिशु, शिशु में अण हुआ, श और ई में ए वृद्धि हुआ, और शैश जो बचा शब्द, शैश में उ हुआ तो उ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आप संधि में पढ़ रहे होंगे, तो शैश प्लस उ का ओ होके पुनः क्या बन जाएगा, शाश्वम। ठीक है, तो आपको ये सब जो नियम है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आपका सेकंड सूत्र था ये। सेकंड सूत्र में क्या था, स्वर और ये वाला सूत्र था कि इससे प्रारंभ होता है तो प्रयुक्त हुए जो प्रत्यय है उसके शब्द में जो अ, आ, ई का क्या होता है, लोप होता है, और उ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र आप देखिए, नेक्स्ट सूत्र क्या है, यदि शब्द व्यंजन से प्रारंभ हुआ, पहले तो हम लोग स्वर की बात कर रहे थे कि यदि जो है व्यंजन या स्वर या य से प्रारंभ हो रहा है। दूसरा सूत्र है यदि शब्द व्यंजन से प्रारंभ हो रहा, कोई भी शब्द अगर व्यंजन से प्रारंभ हुआ हो तथा अंत में न प्रयुक्त हुआ हो, लास्ट में अगर न हो तो प्रायः न का लोप हो जाता है। बहुत इजी है, कोई भी है व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है और अंत में न है तो न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे राजन प्लस वो, ये प्रत्यय है तो न का लोप हो जाएगा। न का लोप होने के बाद क्या बचेगा, राज। ठीक है, और उ को में अक में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, राजकम। ये आपका सूत्र नंबर 3 था। तो ये सब सूत्र एक एक बार आपको देख लेना है कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट नियम है आपका, ये तीसरा आप पढ़ लिए। नेक्स्ट सूत्र देखिए, प्रत्यय में प्रयुक्त ठ का इक, यू का अन, उ का अक, ढ को अय, छ को इय, घ को इय, फ को आय, ख को इन आदेश हो जाता है। इसमें आपका सूत्र क्या बोल रहा है कि प्रत्यय में प्रयुक्त अगर कोई प्रत्यय है उसमें ठ, ट, ठ को इक, ठ का क्या हो जाता है, इक, यू जो है यू का क्या हो जाता है, अन, वू का क्या हो जाता है, अक, या ढ का क्या हो जाता है, ए, और जो छ से छाता वाला छ है उसका इया हो जाएगा, घ का इया हो जाएगा, फ को आय हो जाएगा, ख को इन आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सूत्र आप एक एक बार देख लीजिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट सूत्र आता है प्रत्यय के अंत में प्रयुक्त व्यंजन वर्ण। अगर प्रत्यय के अंत में प्रयुक्त कोई व्यंजन वर्ण है तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। हम लोग हलंत्यम सूत्र पढ़े थे माहेश्वर सूत्र में, तो उसमें क्या होता है कि प्रत्यय के अंत में प्रयुक्त व्यंजन वर्ण हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। तो ये सारे नियम थे जो आपको एक एक बार देखने हैं। अब हम लोग को मेन जो प्रत्यय है वो पढ़ना है। प्रत्यय में कौन सा पढ़ना है, जैसे अण प्रत्यय की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि अण लगाने से क्या बनता है। तो अण जो है ये देख लीजिए, अण हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। अण प्रत्यय से मतलब क्या निकलता है, अपत्य से अभिप्राय। अपत्य वर्ड जब हम लोग बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, संतान। संतान में बेटा बेटी पुत्र पुत्री दोनों में से कोई भी होगा। यदि संज्ञा शब्दों में पुरुष या स्त्री का संतान अर्थ में बोध कराना हो, जो आपका संज्ञा शब्द है उसमें पुरुष हो या स्त्री है, पुरुष या स्त्री दोनों में से किसी के भी संतान के अर्थ में बोध कराना हो, तो ऐसे अश्वपति गण में पठित, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ अश्वपति गण गणम में पठित अश्वपति, शतपति, धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुलपति, गृहपति, पशुपति, धान्यपति, धन्वपति, सभापति, प्राणपति या क्षेत्रपति शब्दों में क्या होता है, अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसमें किसमें, जितने भी शब्द दिए हुए हैं अश्वपति, शतपति, धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, इन सब में कौन सा प्रत्यय लगता है, अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, और अण में क्या होता है, न की हलंत्यम से इत संज्ञा का लोप हो जाता है। अण में न का लोप हो जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, अ बच जाएगा। तो शब्द के आदि स्वर को वृद्धि तथा अंतिम स्वर का लोप होकर इस प्रकार शब्द बनेगा। कैसे बनेगा, अश्वपट्टी में अण लगा, न हट गया, न का लोप हो गया, हलंतम इत संज्ञा हो गया, तो आश्वपत प्लस अ, आश्वपतम। समझ गए कैसे बना वो, अश्वपति में अण लगा, अण से हलंत्यम इत संज्ञा हो गया, हलंत वाला शब्द हट गया, वर्ण हट गया, तो आश्वपत आश्वपतम हो जाएगा। इसी प्रकार जो ऊपर वाले एग्जाम्पल है शत, शतपति, धनपति, गणपति, ये सब में क्या हो जाएगा, बीच में एक मात्रा लेगा और शब्द बनेगा, जैसे शातपतम, धानपतम, पशुपतम, ये सारा शब्द इसी तरीके से बनेगा। तो ये था अण प्रत्यय, ये अभिप्रत्यय आपका स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका इय प्रत्यय। तो अगर आपको शब्द दिया हो कि आश्वपतम या शातपतम में कौन सा प्रत्यय है, तो आप पहले शब्द देखिए कि ये संज्ञा है, संज्ञा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तद्धित प्रत्यय लगता है। अब आपको तद्धित प्रत्यय में पहचानना है कि कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है। तो जहां भी हम लोग किसी की संतान की बात करेंगे, स्त्री हो या पुरुष, किसी की भी संतान की बात करते हैं, तो वहां पे क्या लग जाता है, अण प्रत्यय लग रहा है। तो प्रत्यय हम लोग ऐसे निकालेंगे कि कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी संतान के लिए इय प्रत्यय आता है, जैसे अण है और इय दोनों का अर्थ जो है सेम ही निकलता है कि किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इय प्रत्यय जो है आकारांत शब्द के बाद अपत्यार्थ की अभिव्यक्ति के लिए होता है। आकारांत शब्द में जब हम लोग संतान की बात करेंगे तब वहां पे इय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे इय में जो इय है कि इत संज्ञा से होकर क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अण में न का लोप हो रहा था, उसी तरीके से य में भी य का लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा, ई बचेगा। इत होने से गुण वृद्धि आदि के नियम से अण के समान ही होते। इसमें भी वही नियम लगेगा जो हम लोग अण में पढ़ रहे थे, गुण और वृद्धि होता है। जैसे कि आप शब्द देखिए दशरथ, तो दशरथ शब्द क्या है, अकारांत शब्द है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग दशरथ के संतान की अगर बात करेंगे तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, इय प्रत्यय लगेगा। तो दशरथ प्लस इय प्रत्यय लग रहा है, तो जो इय है वो उसका लोप हो गया, तो शब्द क्या बना, दास रथी, मतलब दशरथ की संतान। दशरथस्य अपत्यम पुमान, तो दशरथ की संतान की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर दासरथी शब्द दिया हुआ है तो दासरथी में कौन सा प्रत्यय है, इय प्रत्यय लग के दासरथी अगर हम लोग बोलेंगे तो दासरथी में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कोई भी एक हो सकते हैं, मतलब ये सारे दशरथ की संतान है। उसी तरीके से आप शब्द देखिए दक्ष, दक्ष में इय प्रत्यय लगे। आपको यह ध्यान देना है कि अकारांत शब्द है,
अगर शब्द अकारांत है, जो आपका संज्ञा है अकारांत है, तब वहां पे इया प्रत्यय लग रहा है। तो दक्ष या दशरथ क्या अकारांत है, दक्ष में भी इया प्रत्यय लगा तो क्या हो गया दाक्षी, दक्ष की संतान। ठीक है, तो ये दोनों अण और इया क्या थे, संतान की जब हम लोग बात करेंगे तब यहाँ पे इया और अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, दोनों संतान के अर्थ के लिए होता है। उसके बाद आता है ढक प्रत्यय। अब ढक प्रत्यय हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ढक प्रत्यय कहां कहां पे लगता है। दो या दो से अधिक स्वरों से युक्त, जब दो या दो से अधिक स्वर होगा प्रतिपादकों से जिनके अंत में स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ हो अथवा ई कारांत हो, अपत्यात की अभिव्यक्ति के लिए ढक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब कल आपने स्त्री प्रत्यय पढ़ा है, स्त्री प्रत्यय में जो सूत्र थे और 8 स्त्री प्रत्यय थे वो आपको पढ़ना है। पढ़ना है मीन्स आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे भी क्या तद्धित में भी स्त्री प्रत्यय का यूज होता है। दो या दो से अधिक स्वरों से युक्त प्रतिपादकों से जिनके अंत में स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, जिनके अंत में स्त्री प्रत्यय मतलब जो जिस शब्द को स्त्री प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग किया गया हो, अपत्यात की अभिव्यक्ति के लिए ढक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो वहां पे कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, जब हम लोग अपत्यात संतान की बात करेंगे तो वहां पे ढक प्रत्यय लगाएंगे। ढक में क की हलंत्यम से इत संज्ञा होके लोप हो जाएगा। ढक में क्या होगा, क का हलंत्यम इत संज्ञा, जो इत संज्ञा आप समझ रहे होंगे, हलंत्यम इत संज्ञा आपने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा है। तो ढ से ढक में क की हलंत्यम इत संज्ञा से होके लोप हो जाएगा। जब क का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, ढ बचेगा। ढ को ए आदेश होता है, जो ढ बचा वो ए आदेश होगा। और प्रत्यय में कित होने पर, प्रत्यय में कित होने से अण के समान ही गुण और वृद्धि का आदेश हो जाएगा। प्रत्यय में अगर क इत है तो अण का क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग अण वाले में पढ़ रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे गुण और वृद्धि का आदेश हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको ठीक समझ में आएगा। जैसे शब्द है विंता, विंता में अगर ढक प्रत्यय लगाएं तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विनीता। ठीक है, और वैंते जब ढक प्रत्यय लगेगा तो क का लोप होके सिर्फ ढ बचेगा। यहाँ पे आप देखे थे कि ढ प्रत्यय का लोप हो जाएगा, ढक में क्या हो जाएगा, सिर्फ ढ बचेगा और ढ को क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो वैंतेय हुआ विनिता का पुत्र। ठीक है, तो वैंतेय हुआ। अब ई की वृद्धि से, ई की वृद्धि से ए हो जाएगा, ई की वृद्धि से क्या हो, ए हुआ। और आ का लोप, आ का लोप कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप दत्त का देखिए, दत्त को पहले स्त्रीलिंग बनाएंगे तो दत्ता हुआ, ढक प्रत्यय लगाएंगे तो दात्तेय होगा, दत्ता का पुत्र। ठीक है, द को अवृद्धि से होगा, अ को वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दात्तेय, जो दत्ता था वो क्या हो गया, दात्तेय। कैसे हुआ, ऊपर आपको सूत्र समझा दिया गया है किस तरीके से होगा। तो दात्तेय शब्द में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय है, ये मैं आपको समझा रही थी कि कैसे बना, लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा वैंतेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है या दात्तेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको सीधे सीधे प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय लग रहा है, ढक प्रत्यय लग रहा है। और ये जो ऊपर समझाया गया है कि कैसे ढक बना, पहले शब्द को क्या करेंगे, दो या दो से अधिक स्वरे से युक्त प्रतिपादक हैं, अंत में अगर स्त्री प्रत्यय हुआ है, वैसे शब्द जिसको स्त्रीलिंग बनाया गया है। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए ढक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और ढक में क की हलंत्यम से इत संज्ञा करके क्या होता है, क का लोप हो जाता है। और क का लोप होने पे जो सिर्फ ढ बचा उसका ए आदेश हो जाएगा, ए बचेगा। ठीक है, और प्रत्यय की कृत होने से अण के समान ही गुण और वृद्धि का आदेश होगा। जैसे कि अण प्रत्यय में पढ़ रहे थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी गुण और वृद्धि का आदेश हो जाएगा। जैसे वैंतेय है तो वैंतेय कैसे बना, विंता का पुत्र, ई वृद्धि हुआ तो ए हुआ, फिर उसका आ का लोप हो गया, तो उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से दत्तेय बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग को एक एक शब्द, ये तो समझाने के लिए, लेकिन आप लोग को क्या करना है, याद रखना है कि किसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका यत प्रत्यय। यह कृदंत यत से भिन्न है। ये जो हम लोग कृदंत में कल पढ़े थे यत, उससे क्या है, ये अलग है।
राजन और स्वसुर शब्दों के बाद, जब राजन शब्द रूप और स्वसुर होता है, वैसे शब्दों के बाद अपत्यार्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? जब राजन शब्द होता है और स्वसुर शब्द होता है, तब हम लोग अपत्यार्थ मतलब संतान की बात करते हैं तो इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यथ के त की हलंतम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। यथ में त का हलंतम इत संज्ञा होगा तो बचेगा क्या? ओनली य बच जाएगा। ठीक है, यथ के त की हलंतम इत संज्ञा से होकर लोप हो जाता है और शेष क्या बच जाता है? य। जैसे आप देखिए राजन, राजन में यत लगा है तो त तो हटे हो गया, बचा क्या? राजन्य मतलब राजवंश वाले क्षत्रिय। या स्वसुर में यत लगा तो स्वसूर्य मतलब साला। तो यहां भी क्या है? ससुर का बेटा क्या होगा? साला होगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है? अपत्यार्थ का ही बात हो रहा है, या राजन या स्वसुर है तो इसमें यत जो लगा है त का लोप हो गया और यह बचा है। तो जो भी यह बच रहा है, जैसे राजन्य, तो राजन्य क्या हो गया? जहां जिस जो राजवंश के हों यानी जो क्षत्रिय हों। सिमिलरली स्वसुर, स्वसुर में यत लगा है तो ये इसका मतलब क्या हो गया? स्वसूर्य साला। तो इसमें भी क्या हो रहा है? इत संज्ञा से त का क्या हो जा रहा है? लोप हो जा रहा है और य बच रहा है। तो जैसे हम लोग अण और य प्रत्यय पढ़ रहे थे, उसका भी अर्थ क्या था? अपत्यार्थ के लिए। और यत प्रत्यय का भी यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जब जब जहां संतान की बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये पहले ये जो क पार्ट था, हम लोग पहले क पार्ट वाला पढ़े थे, वो कंप्लीट हो चुका है। आपने स्टार्टिंग में देखा था अपत्यार्थक। तो अपत्यार्थक के 4 प्रत्यय हैं, अण, य, ढक, यत। ये कंप्लीट हो गया। अण समझ गए आप, य समझ गए, ढक समझ गए, यत समझ गए। ये हमेशा संतान के लिए आता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मत्व अर्थीय। मत्व अर्थीय में कितने बचे? मतुप, इनी, ठन और इतच। तो अभी हम लोग ये 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 पे आइए। अपत्यार्थक कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो इस तरीके से आपको एक एक प्रत्यय ध्यान में रखना है कि इसको इसका अर्थ क्या हो रहा है और ये कहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, मत और अर्थीय में आइए, इसमें 4 पढ़ना है आपको। मतु प्रत्यय इसके पास है अथवा इसमें स्थित है, इन अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मतलब पॉजेशन जब हम लोग बोलते हैं किसी के पास कोई चीज है, तो जब हम लोग बोलेंगे इसके पास वो है, उसके पास वो है, तो जब हम लोग ऐसा बात बोलेंगे तब यहाँ पे क्या होगा? मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। वस्तुतः प्रत्यय से हिंदी का अर्थ क्या होता है? हिंदी में अगर समझेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? वान या वाला। वान या वाला की अभिव्यंजना होती है। इसका मतलब इसके पास है, या वाला लगा देंगे। जैसे कि कोई भी वर्ड आप बोलेंगे, हिम्मत वाला, ज्ञान वाला, फिजिक्स वाला, सुने ही है, तो उसके पास वो चीज है। जब इस तरह की अभिव्यंजना होगी तो वहां पे मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। मतुप में मत शेष बचता है। मतुप में जो मतुप है उसमें शेष क्या बचता है? मत। बाकी जो है वो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना। जैसे आप देखिए गो प्लस मतुप, तो इसमें शेष क्या बचा? मत बचा। तो गो प्लस मतुप बनने से क्या हुआ? गोमत या गोमान। ठीक है, इसमें क्या है? प्रथम पुरुष, पुरुष, ये सब दिया, पुरुष दिया हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो गोमान शब्द अगर शब्द रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो गोमान का मतलब क्या हुआ? बहुत गायों वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि गोमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद रहेगा क्योंकि मतुप है, लेकिन एग्जाम में जब एग्जाम में देखेंगे बहुत सारा है, तो एक दो प्रत्यय तो नहीं, बहुत सारा आपको पढ़ के जाना है। तो वहां अचानक से अगर आपके सामने वर्ड आता है गोमान, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कैसे कैसे चेंज हुआ। मतुप का हम लोग कहाँ यूज करते थे? जब किसी के पास कोई चीज का पोजीशन होता है, उसके पास वो चीज है, तो आप इसको तोड़िएगा तो गो है, गो में मतुप लगाए तो गोमत बना, गोमान बना। तो गोमान का मतलब क्या हुआ? बहुत गायों वाला। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ? मतुप प्रत्यय हुआ। उसी तरीके से शब्द देखिए, रूप प्लस मतुप, शब्द क्या बना? रूपवत या रूपवान। रूपवान मतलब सुंदर रूप वाला, जो बहुत सुंदर हो, उसको हम लोग बोलेंगे रूपवान या रूपवती। उसी को बोलते हैं ना जो बहुत सुंदर हो।
ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ, मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यदि, इसमें विशेष देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है, यदि मतुप प्रत्यय से पूर्व, अगर मतुप प्रत्यय लगा रहे हैं और उससे पूर्व झय, झय मतलब आप महस्व सूत्र पढ़ा है, झय में कौन कौन से आ जाते हैं, वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचमी, कौन कौन सा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पंचमी नहीं होगा, चौथा वाला झय में कौन कौन सा हो जाएगा, कोई भी वर्ग का पहला सेकंड थर्ड और फोर्थ वर्ण आया तो प्रत्याहार में वर्णमाला म और अ का आकारांत शब्द प्रयुक्त हो अथवा ऐसा शब्द आया हो जिसकी उपधा अंतिम वर्ण से पहले वर्ण में म अथवा अ प्रयुक्त हुआ हो तो मतुप में म के स्थान पे व हो जाता है, जैसे रूपवत, यशवत आदि। कैसे हुआ एक बार आप देख लीजिए, यदि मतुप प्रत्यय से पूर्व, जब हम लोग मतुप प्रत्यय लगा रहे हैं उससे पूर्व अगर झय, झय प्रत्याहार के वर्णमाला से, झय प्रत्याहार में कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 किसी भी वर्ग का, जैसे अगर हम लोग क बोल रहे हैं तो क ख ग घ च छ य को छोड़ के सब, ट ठ ड ढ त थ द न, एक लास्ट वाला को छोड़ के सब। झय प्रत्यय में क्या होता है, जो 5 वर्ण है तो पांचवा वाले को आप अनुनासिक को छोड़ दीजिए, 4 जो बच रहा है। तो यदि मतु प्रत्यय से पूर्व झय प्रत्याहार के वर्णमाला में म अ या आकारांत शब्द प्रयुक्त हुआ हो तो ऐसा शब्द आया हो तो उसकी उपधा अंतिम वर्ण से पहले वर्ण में आ जाती है, जो अंतिम वर्ण है उससे पहले वर्ण में म हलंत आ अथवा अप्रयुक्त हुआ है तो मतु के स्थान पे क्या हो जाएगा, म के स्थान पे क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। जैसे रूपवत, यशवत, जैसे हम लोग रूपवान पढ़ रहे थे तो रूपवान का क्या हो गया, रूपवत, यशवत। मतुप प्राय गुणवाची शब्दों के बाद लगता है, जब भी हम लोग मतुप का प्रयोग करते हैं तो ये आपको देखना है कि ये हमेशा गुणवाचक शब्दों के बाद ही लगता है, जैसे रसवान, रूपवान, ठीक है। तो ये मतुप प्रत्यय का यूज हम लोग पढ़े। नेक्स्ट है इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय अकारांत शब्दों के बाद, ध्यान देना है आपको कि आपने पहले अब संतान वाले 4 पढ़े, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनी प्रत्यय का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकारांत शब्दों के बाद इसी अर्थ की अभिव्यक्ति हेतु इनी प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। इनी में क्या शेष बचता है, इन बचता है। प्रतिपादक के अंतिम आकार का लोप होकर नकारांत प्रतिपादक बनता है तथा पुल्लिंग में करियन के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान रूप चलता है। इसमें आपको ध्यान देना, अकारांत शब्दों के बाद इसी अर्थ की अभिव्यक्ति हेतु इनी प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। इनी प्रत्यय कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, जब अकारांत शब्द होते हैं और इसी अर्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी का अर्थ बताने वक्त इसका हम लोग यूज करते हैं और इसमें इनी का क्या बच जाता है, इन बच जाता है, जो ई की मात्रा है वो लोप हो जाता है। तो प्रतिपादक के अंतिम आकार का लोप होकर नकारांत प्रतिपादक बनता है तथा पुल्लिंग में जब हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं तो पुल्लिंग शब्द जब हम लोग पढ़ेंगे तो करीन के समान शब्द रूप चलता है और स्त्रीलिंग में किसके समान चलता है, नदी के समान रूप चलता है। जैसे आप देखिए क्षीर शब्द है, क्षीर में इनी प्रत्यय लगा तो क्षीरिन हुआ, क्षीरिन से न का लोप हो गया तो क्षीरी हुआ, ठीक है। और जिसमें नित्य दूध रहता है, क्षीरी मतलब जिसमें हमेशा दूध रहता है, तो इसका समान नदी के समान चलेगा, इसका जो शब्द रूप है, ठीक है। उसी तरीके से आप दंडी शब्द देखिए, दंड में इनी प्रत्यय लगा, दंडिन हुआ, दंडिन से न का लोप हुआ तो दंडी बचा, दंड के साथ रहने वाला, इसका अर्थ क्या हुआ, दंड के साथ रहने वाला। तो अगर आपका शब्द दिया हुआ दंडी या क्षीरी तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इनी प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार प्रत्यय को इस तरीके से कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको समझना है। अगर समझ के पढ़ रहे हैं तो ठीक है, और सिर्फ रटना है तो आप सिर्फ शब्द देखिए और प्रत्यय रट लीजिए कि इनी में ये छिरी है तो इसमें इनी प्रत्यय है, दंडी है तो इसमें इनी प्रत्यय है, पांडव है तो अण प्रत्यय है, द्रोणी है तो य प्रत्यय है। इस तरीके से भी आप रट सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रत्यय में आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ठन प्रत्यय, ठ और न। ठन प्रत्यय का यूज कहां पे होता है, अकारांत पदों सही
मतुप अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अकारांत पद जो होते हैं उसमें से मतुप अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठन के अंतिम में क्या बचता है? न की हलंत्यम से इत संज्ञा होके लोप हो जाता है। ठन में क्या हो जाएगा? जो न है उसका लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ठ। शेष ठ को इक आदेश हो जाएगा। जो आपका ठ बच रहा वहां पे इक आदेश होगा, और किस सूत्र से होगा? ठसके के सूत्र से। ठसेक एक सूत्र है वो लगेगा, ठीक है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, अकारांत पदों में ही मतुप अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए, जहां हम लोग मतुप अर्थ मतलब मतुप हम लोग कहाँ लगा रहे थे? जिसके पास कोई चीज है तो वहां पे क्या लगता है? मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो मतुप अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए ठन प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। ठन के अंतिम में क्या हो जाएगा? न जो है वो हलंत्यम से इत संज्ञा होकर हट जाएगा। शेष क्या बच जाएगा? ठ बचेगा। ठ में इक आदेश होगा। इक आदेश का सूत्र क्या है? ठसेक के सूत्र से इक आदेश होगा। जैसे कि आप शब्द देखिए, दंड। दंड में ठन लगा, इक से क्या हो गया? दंड बचा। दंड में अ का लोप हो गया, फिर उसमें इक लगा तो क्या हो गया? दंडिका। दंडिका शब्द में अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय है, तो ठन प्रत्यय है। उसी तरीके से धन में देखिए आप, धन में ठन प्रत्यय लगा, न का लोप हो गया तो धन बचा, और उसमें इक आदेश हो गया, क्या हो जाएगा? धनिका। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो ठीक है कि धनिका में कौन सा प्रत्यय है। और अगर आपको सिर्फ याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दंडिका और धनिक में इक प्रत्यय लगाए हम लोग, जो ठन से बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आइए इतच प्रत्यय में। तो आपको प्रत्यय थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन उसको अगर आप समझ के पढ़िएगा तो बहुत इजी है। समझ के नहीं पढ़ना है तो सिंपल प्रत्यय लिखिए और उसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, कौन सा शब्द बन रहा है वो याद रखिए। नेक्स्ट इतच प्रत्यय। तारा का आदि मतलब तकार आदि जो शब्द है जिसमें त की मात्रा होगी, तकार आदि गण में पठती शब्दों जैसे तारका, पुष्प, मंजरी, सूत्र, मूत्र, प्रचार, विचार, कुडमल, कंटक, मुकुल, कुसुम, किसलय, पल्लव, खंड, वेग, निद्रा, मुद्रा, बुभुक्षा, पिपासा, श्रद्धा, अब, पुलक, द्रोह, सुख, दुख, बहुत सारा है बाबा, उत्कंठा, भर, व्याधि, वर्मन, व्रण, गौरव, शस्त्र, तरंग, तिलक, चंद्रक, अंधकार, गर्व, मुकुर, हर्ष, उत्कर्ष, रण, कुवलय। आप भी एक एक बार वर्ड देखते जाइए कि इतने सारे वर्ड हैं। क्षुद्र, श्रीमंत, ज्वर, रोग, पंडा, कज्जल, त्रिश, कोरक, कल्लोल, फल, कश्चुल, श्रृंगार, अंकुर, बकुल, कलंक, कर्दम, कंदल, मूर्छा, अंगार, प्रतिबिंब, प्रत्यय, दीक्षा, गर्ज। तो इतने सारे शब्द में के बाद अगर युक्त अर्थ में प्रकट हो तो इसमें इतच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, इतना किसी को याद नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना है कि इतच प्रत्यय इन सारे शब्दों में लगता है। इतच में च की हलंत संज्ञा से क्या हो जाता है? च का लोप हो जाता है, बचता क्या है? इत बच जाता है। इतच में च की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, शेष इत बच जाएगा। शब्द के अंतिम स्वर का क्या होता है? लोप हो जाएगा। जो शब्द का अंतिम स्वर है वो भी लोप हो जाएगा। जैसे कि आप शब्द देखिए क्या है, तारका। तारका में अगर इतच लगा रहे हैं तो च का सबसे पहले लोप हो गया, तो क्या बचा? इत बचा। तारका से तारक हुआ, आ का लोप हो गया, अब इत बचा तो तारांकित हुआ। तारांकित जो हम लोग आसमान को बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से पुष्प में इतच लगेगा तो पुष्पितम, पिपाशा में इतच लगेगा तो पिपाशिता। कैसे लगा आप ऊपर समझ चुके हैं कि हलंत्यम च का लोप हो जाएगा, इत बचेगा, फिर उसमें इत बचने से इतना बच रहा है, इतच से क्या लास्ट में बच रहा है? इत बच रहा है, और अंतिम स्वर का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो ये क्या था? इतच प्रत्यय।
नेक्स्ट प्रत्यय में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है आपका भावार्थक और कर्मार्थक। ठीक है, तो भावार्थक और कर्मार्थक में दो ही प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, त्व और तल प्रत्यय। कितने पढ़ने हैं? त्व और तल प्रत्यय। तो ये आप याद रखिएगा, भावार्थक में कितने पढ़ने हैं? त्व और तल प्रत्यय। ये देख लीजिए, किसी शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व अथवा तल प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी शब्द को हम लोग उसका भाववाच्य बनाएंगे तो उसमें त्व अथवा तल प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। इनमें त्व प्रत्यय से युक्त शब्द सदैव क्या होंगे? नपुंसकलिंग होंगे, जबकि तल प्रत्यांत शब्द हमेशा क्या होगी? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो ये ध्यान देना है कि किसी भी शब्द को जब भाववाच्य संज्ञा बनाने के लिए उसमें क्या लगाएंगे? त्व लगाएंगे अथवा तल प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। इनमें त्व, जिसमें त्व लगेगा वो हमेशा क्या होगा? नपुंसकलिंग होगा, और जिसमें तल लगेगा तो तल प्रत्यांत शब्द हमेशा क्या होगा? स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा। जिनमें त्व होगा, जिसमें हम लोग त्व लगा रहे हैं, जो नपुंसकलिंग होगा, उसमें क्या होगा? ज्यों का त्यों अर्थ रहता है, अथवा त्व ही बचता है। त्व लगा रहे हैं तो त्व ही बचेगा, किंतु त्व वाले में त्व ही बचेगा, लेकिन जहां पे हम लोग तल लगा रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा? त शेष बचता है। ल का क्या होगा? हलंत्यम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। तो त्व ही रहेगा, नपुंसकलिंग के समान रूप चलेगा, लेकिन जहां पे तल रहेगा वहां ल का लोप हो जाएगा और त शेष बचेगा। स्त्रीलिंग की विवक्षा में तल प्रत्यांत शब्दों में टाप प्रत्यय बनेगा। जो स्त्रीलिंग शब्द है और जो तल प्रत्यांत है उसमें क्या लगेगा? टाप प्रत्यय बनेगा, और ता अर्थात सामान्यतया शब्द के बाद ता जोड़ने पर तल प्रत्यय युक्त शब्द बन जाता है। जो भी शब्द बचेगा उसमें हम लोग टाप प्रत्यय लगाएंगे तो उसके लास्ट में क्या बच जाएगा? ता बच जाएगा, और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे गो प्लस त्व, गोत्वम। उसके बाद उसमें तल आया, गोतल, तो तल का टाप प्रत्यय से क्या हो गया? गोता। ठीक है, समझ गए आप लोग? त्व से त्वम हुआ, फिर तल हुआ, फिर टाप से शेष क्या बचा? लास्ट में गोता। उसी तरीके से आप शिशु में देखिए, तो ये क्या बोल रहे थे हम लोग? भाववाचक संज्ञा इसको बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो शिशु में त्व लगा तो शिशु त्वम हुआ, फिर शिशु तल हुआ, तल का टाप हो गया तो क्या बचा? शिशुता। उसी तरीके से गुरु में हुआ, त्व लगा गुरुत्वम, तल का टाप हो गया गुरुता। लघुत्वम, लघु में त्व लगा लघुत्वम, तल प्रत्यय लगा, तल का टाप हुआ और क्या बच गया? लघुता। ठीक है, तो ये हम लोग कौन सा पढ़े? तल और त्व प्रत्यय। ये किस में आता है? भावार्थ एवं कर्मार्थ में। तो ये भावार्थक और कर्मार्थक संज्ञा जो थे उसमें हम लोग दो प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे इमनिच प्रत्यय। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इमनिच प्रत्यय को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है? एक बार एक एक प्रत्यय को लिखना है और उसके साथ एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि इसका ये एग्जाम्पल है और इसका ये मतलब निकलता है। इसको पढ़ने का यही तरीका है। तो जितने भी प्रत्यय अभी आप पढ़ चुके हैं, कृदंत पढ़ चुके हैं, स्त्री प्रत्यय पढ़ चुके हैं, तो इन प्रत्यय को एक एक बार लिखिए, उनका एग्जाम्पल। स्त्री प्रत्यय में तो खैर सूत्र भी आपको पढ़ना है, तो स्त्री प्रत्यय ज्यादा नहीं है, स्त्री प्रत्यय लिखिए, सूत्र लिखिए, आप उसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। और कृदंत प्रत्यय भी इजी है, कृदंत प्रत्यय एक लिखिए, उसका सूत्र क्या है या उसका एग्जाम्पल क्या है वो लिख के आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको प्रत्यय में मान लीजिए आपके प्रत्यय से 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अगर आपको 10 क्वेश्चन में 30 मार्क्स लाना है, 10 3 जा 30 मार्क्स अगर लाना है आपको, तो आपको प्रत्यय को इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यय लिखे, उसके सूत्र लिखे या उसका मतलब लिखे और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा वो लिखेंगे, तब आपको इस तरीके से प्रत्यय याद रहेगा। जितना हो सके आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो आप इस चीज को बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद रहेगा। स्त्री प्रत्यय तो आपको करना ही पड़ेगा, स्त्री प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय जितना लिखिए उतना अच्छा है। प्रत्यय लिख के क्या रूप बन रहा है और उसका क्या मतलब हो रहा है, इस तरीके से लिख लिख कर करेंगे तो प्रत्यय आपको याद हो जाएगा। ज्यादा प्रत्यय आपका नहीं बचा है, कृदंत हो गया, स्त्री हो गया। अब आपको क्या तद्धित पे फोकस करना है। तद्धित में भी मैक्सिमम आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, और किसी भी पोर्शन में, ग्रामर, लिटरेचर, किसी भी पोर्शन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कैसे समझना है, क्या करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स।